हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र का जो हमारा टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल तक के टॉपिक में हमने बात की थी कि श्वसन तंत्र की संरचना क्या होती है, उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, किन किन तंत्रों से या किन किन संरचनाओं से मिलकर हमारा श्वसन तंत्र बनता है। देखिए, हमने पिछले तंत्र में आप लोगों को बताया, पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो श्वसन तंत्र की इकाई है उसे कूपिका कहते हैं, क्योंकि कूपिका ही वो स्तर है या वो जगह है जहाँ पर जाकर गैसों का आदान प्रदान संपन्न होता है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है ये समझाने के लिए कि किस प्रकार गैसों का आदान प्रदान कूपिकाओं के अंदर होता है। आपको अगर याद हो, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि सबसे पहले श्वास नली होती है। श्वास नली से आगे दो श्वसनियाँ निकलती हैं। श्वसनियों को आगे छोटी छोटी शाखाओं में बांट देते हैं, उसकी श्वसनिका कहते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकियस, ब्रोंकियोल। और उसके बाद जो श्वसनिका है उस श्वसनिका के आगे गोल घुंडिका संरचना होती है जिसे हम कूपिका कहते हैं। तो ये श्वसनिका की शाखा है, ट्रेकियोल जिसको कहते हैं, तो सॉरी ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल के आगे ये हमने जो छोटी सी संरचना बनाई इसको हमने कूपिका या एल्वियोलाई नाम दिया। इसका नाम क्या है हिंदी में? कूपिका। कूपिका इसका नाम है। कूपिका को श्वसन की इकाई कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। हालांकि पिछली क्लास में हमने बताया था कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही नहीं आती है, सभी गैसें आती हैं, लेकिन हमारी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ऑक्सीजन को दर्शाते हैं। तो सांस की नली से होते हुए ऑक्सीजन अंत में कहाँ पहुंचती है? कूपिकाओं के अंदर। कूपिका के बाहर ये हमने जो लाल रंग की बनाई है ये है ब्लड वेसल, रुधिर वाहिनी। इसका नाम रुधिर वाहिनी। ये रुधिर वाहिनी है। इस रुधिर वाहिनी के अंदर ये रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसी वगैरह। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी दीवार, कूपिका की दीवार और रुधिर वाहिनी की दीवार बहुत ही महीन होती है और इनके बीच में जो जगह होती है वो भी बहुत कम होती है। तो विसरण की सहायता से, कौन सी क्रिया? विसरण, डिफ्यूजन। विसरण की सहायता से ऑक्सीजन गैस कूपिका से रुधिर वाहिनी के अंदर आ जाता है। ये रुधिर वाहिनी अंगों से आ रही है। अंगों के अंदर जैविक क्रियाओं के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुधिर के अंदर पहले से मिली हुई होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रुधिर में पहले से मिली हुई है वो यहाँ पर कूपिकाओं में आएगी और विसरण की सहायता से कूपिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो सांस के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी शरीर से बाहर चली जाएगी। इस प्रकार जैसे हम सांस ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन आके रुधिर में मिलती है, रुधिर की सहायता से शरीर के प्रत्येक अंग तक जाती है और अंगों से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस कूपिका के अंदर प्रवेश करती है और कूपिका से शरीर से बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार गैसों का आदान प्रदान संपन्न होता है। आगे के पीरियड में हम ये समझाएंगे कि जो श्वसन है वो श्वसन की क्रियाविधि कितने चरणों में पूरी होती है और उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं भाग लेती हैं और श्वसन कितने प्रकार का होता है, कौन से प्रकार के श्वसन में कितने प्रकार की ऊर्जा बनती है। अब तक की क्लासेस में हम आपको श्वसन के बारे में बता चुके हैं कि श्वसन दो चरणों में या दो स्तर में पूरा होता है। पहला चरण तो वो होता है जिसके अंदर सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होता है और दूसरा चरण वो होता है जिसके अंदर पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए, इन दोनों चरणों के अंदर यदि हम उसका डिवाइडेशन करें, उसका क्लासिफिकेशन करें, तो श्वसन को हम दो स्तर के अंदर संपन्न होता हुआ बता सकते हैं। जो श्वसन की क्रिया है वो दो स्तर पर होती है। पहला जो स्तर है उसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं, बाहरी स्तर पर, और जो दूसरा श्वसन है वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। ये आंतरिक स्तर के ऊपर होने वाला श्वसन है। बाह्य श्वसन के अंदर सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होता है, बाह्य वातावरण से गैसों को लेना और छोड़ना ये संपन्न होता है। और जो आंतरिक श्वसन है ये शरीर के अंदर कोशिका स्तर पर होने वाला श्वसन है, यानी कि इस क्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए, अब श्वसन जो है दो स्तर पर हुआ, एक तो बाह्य स्तर, बाहरी स्तर, और दूसरा आंतरिक स्तर या इसको कोशिकीय स्तर भी कहते हैं। जो बाह्य श्वसन है उसके अंदर गैसीय विनिमय की क्रिया होती है और जो आंतरिक श्वसन है उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब जो गैसीय विनिमय है, गैसों का आदान प्रदान है, उसके अंदर दो क्रियाएं होती हैं जिसके एक को अंतःश्वसन कहते हैं और दूसरे को उच्छ्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन का मतलब इनहेलेशन और उच्छ्वसन का मतलब एक्सहेलेशन। इन अंतःश्वसन या इनहेलेशन का मतलब होता है जब हम गैसों को अंदर की तरफ लेते हैं तो उस क्रिया को हम अंतःश्वसन कहते हैं, और उच्छ्वसन का मतलब है जब हम गैसों को शरीर से बाहर छोड़ते हैं तो उस क्रिया को हम उच्छ्वसन या एक्सहेलेशन कहते हैं। जब अंतःश्वसन की क्रिया होती है तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये जो हमारा तनुपट है, जिसको हमने बताया था डायफ्राम,
ये डायफ्राम नीचे की तरफ झुक जाता है और नीचे की तरफ झुकने की वजह से इसके अंदर जो थोरेसिक कैविटी है उसका आयतन बढ़ जाता है और बाह्य वायुमंडल की तुलना में अंदर की तरफ जो दबाव है वो घट जाता है। बाहर की तरफ दबाव ज्यादा हो जाता है, अंदर की तरफ दबाव कम होता है। तो साधारण सा फिजिक्स का नियम है कि जो गैसें होती है वो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ जाती हैं, तो बाह्य वातावरण से शरीर के अंदर गैसें प्रवेश कर जाती हैं। और जब उच्छ्वसन की क्रिया होनी होती है उस समय ये जो हमारा तनुपट है, डायफ्राम है, वो वापस कैसा हो जाता है, गुंबद के जैसा हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। और जैसे ऊपर की तरफ जाता है इसमें ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी है जिसको वक्षीय गुहा कहते हैं, उसके अंदर वायुमंडल आयतन जो है उसका कम हो जाता है और आयतन कम होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है और बाहर की तरफ वायुमंडलीय दबाव कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो इसमें भी फिर वही क्रिया होती है, जहां पर दबाव ज्यादा होता है वहां से कम दबाव की तरफ गैसें चली जाती है, तो अंदर से बाहर की तरफ गैसें जाती है और उन गैसों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो अंतर श्वसन की क्रिया में अंदर की तरफ ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है, बाह्य श्वसन की या उच्च श्वसन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये अंतर श्वसन और उच्च श्वसन दो क्रियाओं की सहायता से हम गैसीय विनिमय का या गैसियस एक्सचेंज की जो क्रिया है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद जब गैस जो है हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे हृदय के अंदर मिल जाती है, तो फिर ऊर्जा निर्माण का काम होता है या श्वसन का दूसरा चरण शुरू होता है। उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन की क्रिया को दो चरणों में बांट सकते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, यानी श्वसन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और अनोक्सी श्वसन वह होती है ऑक्सीजन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन सभी उच्च विकसित प्राणियों के अंदर जो श्वसन की क्रिया है वो ऑक्सी श्वसन है। और अनोक्सी श्वसन जो कम विकसित प्राणी हैं, जो दूसरे जंतुओं के अंदर मुख्य रूप से पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उनके परिवेश में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ऑक्सीजन के अभाव में जो श्वसन होता है उसको अनोक्सी श्वसन कहते हैं। हमारे शरीर में या सजीवों के अंदर जो संपन्न होती है वो ऑक्सी श्वसन की क्रिया है। तो देखिए ऑक्सी श्वसन के अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज है, पचा हुआ भोजन जो कि रुधिर के अंदर मौजूद है, उस ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन की जैसे ही मिलेगी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जल बनेगा और साथ में एटीपी के अणु बनेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी के अणु बनते हैं 38 मॉलिक्यूल्स। ये ऑक्सी श्वसन के अंदर होने वाली क्रिया है, यानी ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी का निर्माण होता है जब ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है। अब हमने बताया कि कुछ सजीव ऐसे भी हैं जिनके परिवेश में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती क्योंकि वो कम विकसित प्राणी है, दूसरे प्राणियों के शरीर में परजीवी के रूप में वो पाए जाते हैं, तो उन जंतुओं को ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन करना पड़ता है। तो वो जंतु जिनमें ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन, उसके अंदर देखिए क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और साथ में एटीपी के अणु बनते हैं मात्र 2, यानी ग्लूकोज के एक अणु से मात्र 2 एटीपी के अणु बनते हैं जब अनोक्सी श्वसन होता है और ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी बनते हैं जब ऑक्सी श्वसन होता है। तो इस प्रकार से इन सारी घटनाक्रमों के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो श्वसन है वो कितने चरणों में और किन अंगों की सहायता से संपन्न होता है। हालांकि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो और भी लंबी चौड़ी है, उसको और भी विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि साधारण से साधारण तरीके से डायग्राम बनाकर उसकी संरचना समझाया जा सके और साधारण से साधारण तरीके से उसकी प्रक्रिया को या क्रियाविधि को समझाया जा सके। तो परीक्षा में यदि श्वसन से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उन सभी प्रश्नों के जवाब हमारी इन 2 या 3 वीडियो की सहायता से दिए जा सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो या ये हमारी जो क्लास है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।